नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स की जो संक्रियाएँ हैं जो हमने पढ़ी थी, जोड़ घटाव गुणा भाग, इनके प्रगुण पर, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपके सिलेबस पे कहीं ना कहीं मैट्रिक्स है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी वीडियो से मिस ना हो और मैथ का किसी भी प्रकार का ज्ञान आपसे चूके नहीं। आज का जो वीडियो है वो हम देखते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वो प्रॉपर्टी पे आधारित है। मैट्रिक्स की हमने संक्रियाएं पढ़ी थी। क्या क्या संक्रियाएं पढ़ी थी मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स की संक्रियाएं हमने पढ़ी थी जोड़, मैट्रिक्स की जोड़ हमने पढ़ी थी, मैट्रिक्स की घटाव हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, मैट्रिक्स की गुणा हमने पढ़ी थी। गुणा में भी दो प्रकार की थी, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से और मैट्रिक्स की किसी अदिश राशि से। एम का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैंने शॉर्ट में एम लिख दिया, ठीक है। और मैट्रिक्स का भाग हमने किया था। एक्चुअली भाग जो होती है वो प्रतिवर्ष की प्रक्रिया है, इसलिए भाग इसमें नहीं माना जाएगा। जब आपको भाग करना हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको रिवर्स निकाल के फिर करना पड़ेगा, जो कि एक अलग बात है। तो ये जितनी भी संक्रियाएं हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी है वो तो इनकी सेम होती है, परंतु कुछ संक्रियाएं उस प्रॉपर्टी का पालन करती हैं, कुछ नहीं करती। तो वो सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ की संक्रिया लेंगे। हम संक्रिया क्या लेंगे? जोड़ की, यानी कि प्लस के लिए हम देखेंगे अलग अलग प्रॉपर्टी, ठीक है, या इसे हिंदी में प्रगुण भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हम जोड़ के लिए देखेंगे। चाहे संक्रिया कोई भी हो, प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन अलग अलग संक्रियाओं के लिए कोई प्रॉपर्टी लागू होगी और कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। क्या होगी वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो हम लेते हैं क्रम विनिमयता। क्या होती है? क्रम विनिमयता। इंग्लिश में से बोलते हैं कम्युलेटिव, कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिविटी। ये क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी क्या होती है? देखिए, क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम, और विनिमय का मतलब होता है बदलना। यानी यदि हम जोड़ में क्रम बदल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यदि हम जोड़ की संक्रिया में संख्याओं का या मैट्रिक्स का क्रम बदल दें तो क्या उसका फ़र्क पड़ेगा। तो क्रम विनिमयता क्या होती है? जैसे मैट्रिक्स की बात करें तो ए प्लस बी, सपोज दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, हमने क्या करा, ए और बी को दोनों को जोड़ दिया, और अब की बार हम क्या करते हैं, इनका क्रम बदल देते हैं। इस बार ए और बी की जगह हमने बी और ए को जोड़ दिया। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और पहले हमने क्या करा, ए और बी को जोड़ा, बाद में हमने क्या करा, बी और ए को जोड़ा, दोनों का क्रम बदल दिया। तो मैट्रिक्स के प्लस में जब हम इस तरह से संक्रिया करेंगे ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। बिल्कुल क्या आएगा? सेम। यानी ए प्लस बी को जोड़ो या बी प्लस ए को जोड़ो तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब मैट्रिक्स की जो संक्रिया जोड़ है वो क्रम विनिमय का पालन करती है। वो क्या करती है? क्रम विनिमय का पालन करती है, यानी ये इसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स की जो जोड़ है उनका जो आंसर होता है सेम आता है। जब मैट्रिक्स की जोड़ हमने करी थी तब भी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। आप एक बार वो वापस से वीडियो देखना यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियोस में जाके। ठीक है, तो ये होती है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव का मतलब यदि हम क्रम बदल दें, आगे पीछे कर दें, तो क्या उसके आंसर में कोई फर्क पड़ता है। तो यदि हम जोड़ में क्रम विनिमयता लिखेंगे तो जोड़ में क्रम विनिमयता पालन करती है, क्रम विनिमयता लागू होती है, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस सी को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। फिर हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है साहचर्यता। क्या होती है? साहचर्यता। इंग्लिश में से बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएट जो होते हैं, एसोसिएट यानी साथ साथ लेने के जो गुण होता है वो। अब यहाँ पर देखिए, साथ साथ क्या मतलब क्या होता है, यानी जब आप मैट्रिक्स की योग करोगे तो जब आपको दो से ज़्यादा संख्याओं की या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स की योग करनी पड़ेगी तो आप पहले दो का योग करोगे फिर दो का योग करोगे। ठीक है, सपोज जैसे मैंने एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, एक मैट्रिक्स है सी, मेरे को इनको तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले बी और सी को जोड़ लिया,
मैंने पहले क्या किया, बी और सी को जोड़ लिया और फिर इससे जो मैट्रिक्स आई उसके अंदर ए को जोड़ दिया। ये एक तरीका है। या फिर मैंने क्या किया, मेरे को ए बी और सी को जोड़ना था, मैंने पहले ए और बी को जोड़ लिया और उसके बाद जो आंसर आया उसमें मैंने सी को जोड़ दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साचर्यता। मतलब आपको 3 मैट्रिक्स को जोड़ना था लेकिन आपने पहले इन दोनों को साथ लिया, बाद में इसको जोड़ा, और इस बार में आपने इन दोनों को साथ लिया, बाद में इसको जोड़ा। तो मैट्रिक्स के योग में इस कंडीशन में दोनों का आंसर क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है। मैट्रिक्स के योग में साचर्यता के नियम में जब इस तरह से निकालते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम। यानी आप चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, एक ही बात है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साचर्यता का नियम। और मैट्रिक्स योग के लिए साचर्यता का नियम भी लागू होता है, इसका भी पालन होता है, या ये नियम भी लागू होता है। पालन कह दो चाहे लागू कह दो, कैसे भी कर दो, ये भी ये नियम भी अप्लाई होता है। तो मैट्रिक्स योग में साचर्य का नियम भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये है दूसरी प्रॉपर्टी, साचर्यता, साथ साथ लेने की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। देखिए तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलेंगे तत्समक। क्या बोलेंगे, तत्समक, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं ये प्लस के लिए कर रहे हैं, योग के लिए कर रहे हैं, तो हम इसे योज्य तत्समक कहेंगे, योग तत्समक या योज्य तत्समक। ठीक है, और इंग्लिश में से हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, देखिए तत्समक का मतलब होता है वैसे का वैसा, तत्समक का मतलब क्या होता है, वैसे का वैसा। तत्समक का मतलब क्या होता है, वैसे का वैसा, यानी कोई ऐसा संख्या जोड़ने पर जोड़ें जिससे वापस वैसे का वैसा रिजल्ट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं। ठीक है, अब योग के लिए तत्समक, तो आप एक बात ध्यान से देखिए, योग के लिए तत्समक क्या होगा, सपोज माना कोई संख्या है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बार हम मैट्रिक्स नहीं समझते, किसी संख्या से समझते हैं कि माना कोई संख्या है x। ठीक है, आप इसके अंदर क्या जोड़ोगे कि वापस वही की वो संख्या आ जाए, या जैसे मैं यूँ कहूँ कि कोई संख्या है 5, आप इसके अंदर क्या जोड़ोगे कि वापस वही की वही संख्या आ जाए। तो जब भी हमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे जोड़ने पर वापस वही की वही संख्या आ जाए, तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है, 0। इसका उत्तर हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वापस वही संख्या आती है, चाहे वो संख्या कैसी भी हो। तो योज्य तत्समक जो होता है उसमें संख्याओं के लिए उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी योज्य तत्समक का मतलब ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर वापस वैसे की वैसी संख्या प्राप्त हो, उसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। और मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी सपोज कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं, तो इसके अंदर मेरे को 0 जोड़ना पड़ेगा, या 0 के अंदर मेरे को ए जोड़ूं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, ए ही इसका उत्तर आएगा। यानी योज्य तत्समक क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर जो 0 है ये 0 क्या होगी, शून्य मैट्रिक्स। 0 क्या होगी, शून्य मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो विभिन्न प्रकार हमने पढ़े थे हमारे मैट्रिक्स के दूसरे वीडियो में, उसमें मैंने बताया था शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हो, शून्य। तो किसी भी मैट्रिक्स का योज्य तत्समक मैट्रिक्स होगी 0। जब किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे या 0 मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो वापस उसका उत्तर वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ये होता है योज्य तत्समक। ठीक है, और योज्य तत्समक का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये है तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रतिलोम। वो क्या है, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इनवर्स। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। अब देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा या रिवर्स। और यहाँ पर जब हम योग के लिए निकालेंगे तो हम इसे बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या निकालेंगे, योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। क्या निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम वह मान होता है, वह मान है या वह मान होता है जिसे जोड़ने पर, योज्य प्रतिलोम वह मान होता है जिसे जोड़ने पर क्या आए, जिसे जोड़ने पर पुनः तत्समक अवयव आए। क्या है, तत्समक अवयव। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वह मान होता है जिसे अगर उस संख्या में जोड़े तो पुनः तत्समक अवयव आए। ठीक है, अब तत्समक अवयव क्या होगा, योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0।
यानी किसी संख्या में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। अब इसको भी एक बार मैं संख्या से समझता हूँ। जैसे सपोज 5 है, क्या है 5 कोई संख्या है, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास वापस इसका योज्य प्रतिलोम यानी 0 आ जाए। तो आप सोचो 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा कि मेरे पास 0 आ जाएगा। तो 5 में मेरे को जोड़ना पड़ेगा -5। क्या जोड़ना पड़ेगा? -5। जब 5 और -5 को जोड़ेंगे तो घटाव होगी, 5 में से 5 गए 0। यानी 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 5 का योज्य प्रतिलोम होगा -5। ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रतिलोम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिलोम का मतलब इन्वर्स यानी उल्टा, तो योग का उल्टा माइनस, तो 5 का प्रतिलोम हो गया -5। इसी तरह से अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में जो योज्य प्रतिलोम होगा, कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास शून्य मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं -a मैट्रिक्स जोड़ूंगा तो मेरे पास शून्य आ जाएगा। ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स ए का, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, मैट्रिक्स ए का योज्य प्रतिलोम -a होगा। ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपको अगर योज्य प्रतिलोम निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? -a। सीधी सी बात है, प्रतिलोम का मतलब इन्वर्स यानी उल्टा, योग का उल्टा माइनस, और योज्य का मतलब योग का उल्टा। इसी तरह से अगर कोई दूसरा होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिलोम। ठीक है। और यहाँ पर हम योग के लिए करें तो हम इसको क्या बोलेंगे? योज्य प्रतिलोम। ये होगी हमारी चौथी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। ये एक तरह से जो है, ये एक तरह से नियम है, इसको हम बोलते हैं निरसन नियम। क्या बोलते हैं? निरसन नियम। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कैंसलेशन लॉ। ठीक है। अब देखिए कैंसलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसलेशन लॉ बोलते हैं। कैंसलेशन, और कैंसल को हिंदी में बोलते हैं निरस्त। निरस्त कर दिया, और निरस्त से ही क्या शब्द बना है? निरसन। यानी जब हम कोई भी चीज़ बराबर में हो तो उसको हम एक दूसरे से निरस्त कर सकते हैं, वही कैंसलेशन लॉ है। ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल, मैंने कोई मैट्रिक्स ली ए और इसके अंदर मैंने मैट्रिक्स बी जोड़ी। ठीक है। या मैंने मैट्रिक्स ए के अंदर क्या जोड़ी? सी जोड़ी। अब आपको दे रखा है कि ये दोनों बराबर है, यानी 3 मैट्रिक्स थी ए बी सी। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ा, ए प्लस बी। यहाँ पे मैट्रिक्स ए और सी को जोड़ा, ए प्लस सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों तरफ ए और ए बराबर है। दोनों तरफ क्या है? ए और ए बराबर है, तो बी और सी भी आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी हम इसको यूँ मान सकते हैं कि दोनों तरफ इस ए से ए कैंसिल हो गया, कट गया, और हमारे पास जो आया आंसर वो क्या आया? बी बराबर सी। तो योज्य के अंदर, मैट्रिक्स योज्य के अंदर ये प्रॉपर्टी लागू होती है। हम इस तरह से यदि कोई वैल्यू दोनों तरफ है, कोई सेम मैट्रिक्स दोनों तरफ है तो हम उसे काट करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। ठीक है। यानी कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? मैट्रिक्स योज्य में, मैट्रिक्स के योग में, मैट्रिक्स के जोड़ में यदि कोई मैट्रिक्स बराबर के दोनों तरफ है सेम, तो हम उसे काट के इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ए प्लस बी और ए प्लस सी है, दोनों तरफ ए है वो कट गया, तो बी बराबर किसके आ गया? सी के। तो इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ये नॉर्मल जो संख्याएं होती हैं उन पर भी लागू होता है, और जो एल्जेब्रिक संख्या होती है उन पर भी लागू होता है, और जो मैट्रिक्स है उन पर भी ये लागू होता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है बी प्लस ए और यहाँ पर है सी प्लस ए। इस बार हमने क्या किया? बी, ए प्लस बी की जगह बी प्लस ए को जोड़ा, बी को पहले रखा, और यहाँ पर सी को पहले रखा, सी प्लस ए जोड़ा। तो बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए। और ये हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए ए और ए दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हमने इस ए को ए से काट दिया और हमारे पास क्या आ गया? बी इज इक्वल टू सी। तो ये भी निरसन नियम कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अंतर है कि यहाँ पर जब हमने काटा था तो लेफ्ट वाले को काटा था। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं? जब हम लेफ्ट वाले को काटते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है। या वाम निरसन नियम। लेफ्ट को इंग्लिश में वाम बोलते हैं, तो ये बन जाएगा वाम निरसन नियम। और इसी तरह से जब हम नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे वाले में देखिए हमने किसको काटा? राइट वाले को काटा है। तो जब राइट वाले को काटा है तो इसे हम बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है। या इसे हम बोलेंगे दक्षिण निरसन नियम। दोनों में एक ही बात है, बस वो लेफ्ट वाला कटा था तो लेफ्ट नियम, यहाँ पे राइट वाला कटा था तो राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये होता है निरसन नियम।
तो ये 5वां नियम है। इतने ही नियम होते हैं एक बार मेन। इसके अलावा जो नियम होते हैं वो सारे हाई फाई होते हैं या एडवांस होते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये 5 नियम हमने आज की वीडियो में देखे। ये जो हमने आज की वीडियो में देखे हैं ये योग की संक्रिया के लिए देखे हैं। इसी प्रकार नेगेटिव माइनस की संक्रिया के लिए भी, गुणा के लिए भी हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि जोड़ के लिए जो संक्रियाएँ हैं उसकी प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता पालन होती है योग के लिए, साचार्य भी योग के लिए पालन होता है, तत्समक भी जो योग के लिए होता है वो 0 होता है, प्रतिलोम इनवर्स जो योग के लिए होता है वो उसका उल्टा होता है, यानी a के लिए -a, वो योज्य प्रतिलोम। और निरसन नियम जब हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में काट देते हैं तो वो कहलाता है निरसन नियम। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, और यदि फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले वीडियो में। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।